हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है IKIO टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जहां पर प्रमोटर होते हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। कब कौन से प्रमोटर ने कितनी बाइंग की है, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलने वाला है। उससे पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसका एक्चुअल में बिजनेस क्या है। जो Q3 या 526 का कॉल जारी किया गया है, उसमें मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या बताया गया है, इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, इसके अलावा इस कंपनी के जो अभी प्रेजेंट टाइम में पैरामीटर हैं वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के कुछ पैरामीटर जो कि जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि स्टॉक के पी की बात की जाए तो ये 44.2 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का जो पी है वो 34.2 है। तो पी के हिसाब से ये कंपनी अभी महंगी देखने को मिल रही है। ROC ROE दोनों पैरामीटर बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों पैरामीटर अभी 10 से बहुत कम। ये ROC 8.22 और ROE 5.55 के आसपास देखने को मिला, यानी ये दोनों पैरामीटर अभी बहुत अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आगे हम वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं देखने को मिलेगा। ये दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये पैरामीटर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.10 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा 5 से ऊपर देखने को मिल रहा है। PG रेशियो की बात की जाए तो ये नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी के जो अभी पैरामीटर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। खासकर जो ग्रोथ वाले पैरामीटर होते हैं ROE और ROC, ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। जबकि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ओवरऑल स्ट्रांग देखने को मिल रही है। कंपनी जो इनकम कमा रही है, जो उसके पास कर्ज है उस पर कंपनी जो पैसा जनरेट कर रही है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, क्या क्या बिजनेस कर रही है। दोस्तों, यदि इसके बिजनेस की बात की जाए तो IKIO टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक LED लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर और EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मॉडल पर काम करती है। कंपनी क्या काम करती है, यदि इसके कोर बिजनेस की बात की जाए दोस्तों, तो ये कंपनी मुख्यतः LED लाइटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की बात की जाए तो उसमें LED लाइट, जिसमें पैनल, डाउन लाइट, डेकोरेटिव लाइट, LED ड्राइव्स, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर लाइट, स्विचेज, हार्डवेयर कंपोनेंट, रिक्रिएशनल व्हीकल कंपोनेंट को भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। दोस्तों, जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तब ये एक प्योर इलेक्ट्रिकल कंपनी थी। इस कंपनी का नाम भी अलग था। उस समय इस कंपनी का नाम था IKIO लाइटिंग लिमिटेड, लेकिन बाद में इस कंपनी का नाम चेंज किया गया और कंपनी का जो नाम रखा गया वो रखा गया IKI टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। पहले दोस्तों ये कंपनी प्योर लाइटिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IKIO मूल रूप से LED लाइटिंग मैन्युफैक्चरर थी, लेकिन FY21 यानी 2020 के आसपास से कंपनी ने EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, PCB असेंबली और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी सर्विस को एक्टिवली डेवलप करना शुरू किया। FY25 के बाद EMS सेगमेंट को कंपनी ने एग्रेसिवली स्केल करना शुरू किया। IPO, इस कंपनी का जो IPO आया था 2023 के समय तक, 2023 में आया था, उस समय तक कंपनी EMS कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी का की पिलर बन चुका था। यानी उस समय कंपनी ने अच्छे तरीके से EMS सेक्टर में एंट्री कर लिया था। EMS में ये कंपनी क्या काम करती है तो EMS के तहत IKIO PCB असेंबली, LED ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग, इंड टू इंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। यानी सिर्फ LED नहीं, अब पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन कवर कर रही है ये कंपनी। इस कंपनी ने अपने आप को
लाइटिंग प्रोडक्ट से निकलकर ईएमएस सेक्टर में जाने के बारे में क्यों सोचा, उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एलईडी पर निर्भरता कम करना, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जो उस समय दोस्तों जब इस कंपनी ने अपने आप को ईएमएस सेक्टर में प्रवेश किया, तो दोस्तों उस समय ईएमएस सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा था। उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए इस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में अपनी कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन किया। तीसरा दोस्तों, एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी का यूज। एलईडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज था, कंपनी के पास पहले से इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव था। क्लाइंट डिमांड, ग्लोबल क्लाइंट कंप्लीट सोल्यूशन चाहते थे। जो दोस्तों एलईडी लाइटिंग बनती है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न प्रकार के जो पार्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते थे, तो यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन कंपनी को चाहिए था, इसलिए इस कंपनी ने अपने आप को ईएमएस सेक्टर में प्रवेश कराया। ये दोस्तों आज की स्थिति की बात की जाए तो अभी ईएमएस सेगमेंट छोटा है कंपेयर टू एलईडी, लेकिन मैनेजमेंट इसे फ्यूचर ग्रोथ इंजन मानती है। धीरे धीरे नए क्लाइंट और प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड हो रहे हैं। ईएमएस दूसरे ब्रांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी असेंबली, फोटोटाइप, मास प्रोडक्शन जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है। आसान भाषा में कहें तो IKIO सिर्फ एलईडी कंपनी थी, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन रही है। ये दोस्तों इसके ग्राहक और मार्केट की बात की जाए तो कंपनी भारत प्लस विदेश यूएस में अपने प्रोडक्ट जो होते हैं उनको सप्लाई करती है। इसका बड़ा ग्राहक फिलिप्स है। दोस्तों इस कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में 20% की ईयर वाइज ग्रोथ देखने को मिली थी। ईबीटा में 47% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला था। मार्जिन की बात की जाए तो उसमें भी 15% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। रिजल्ट के बाद दोस्तों जो मैनेजमेंट के द्वारा कमेंट्री की गई थी उसमें मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि मार्जिन इम्प्रूवमेंट, स्केल प्लस प्रोडक्ट मिक्स की वजह से ये जो कंपनी का इनकम और जो रिजल्ट अच्छा आया था इनकी वजह से आया था। कंपनी प्रॉफिटली धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। जो कंपनी की प्रॉफिट है वो उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। बिजनेस मिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट अदर बिजनेस नॉन एलईडी का कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि 70% Q3 FY26 में 70% तक पहुंचते हुए देखने को मिला है, जो कि पहले 63% था। यानी इसमें 7% की एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जियोग्राफिक ग्रोथ पर मैनेजमेंट ने बात करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिल रही है। यूरोप में धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रही है। यूएस में कुछ चैलेंज देखने को मिल रहे हैं जो कि ट्रैफिक और डिमांड इशू से रिलेटेड हैं। दोस्तों मैनेजमेंट ने एक्सपेंशन और कैपेक्स प्लान पर बात करते हुए कहा है कि न्यू फैक्ट्री जो कि 2 लाख स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है उस पर काम चल रहा है और ये FY27 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। डेली मेनली रेगुलेटरी कारणों से इसमें देरी हो रही है। जो रेगुलेटरी कारण है उसके कारण इसके जो ऑपरेशनल जो इसके पूरा होने में समय लग रहा है वो इसके कारण समय लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट कर देगी, जिससे इसका जो कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में है वो जुड़ने लगेगा। दोस्तों ईएमएस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी पर मैनेजमेंट ने बात करते हुए कहा है कि कंपनी एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईएमएस में डाइवर्सिफाई कर रही है। न्यू सेगमेंट में कंपनी जो काम करने जा रही है वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट पर कंपनी का आने वाले समय में फोकस बढ़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है कि आने वाला जो समय है वो ईवी का होने वाला है। इसलिए कंपनी अभी से ही ईवी रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उन पर फोकस करने का प्लान बना चुकी है। ये दोस्तों ईएमएस सेक्टर की ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर आने वाले समय में जो ग्रोथ देखने को मिलने वाली है वो 20 से 22% CAGR के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ ग्रोथ इस इंडस्ट्री में बहुत तेज़ ग्रोथ देखने को मिलने वाली है आने वाले समय में। मैनेजमेंट की तरफ से जो बताया गया दोस्तों वो ये बताया गया है कि FY30 तक जो कंपनी की कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या कंपनी की रेवेन्यू कैपेसिटी, वो 2 से 3 गुना बढ़ सकती है। कंपनी जिस हिसाब से अभी प्लान कर रही है उस हिसाब से सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया तो
ये दोस्तों कंपनी की पीएनएल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2020 में कंपनी की इनकम जो थी वो 220 थी, जो कि अभी टीटीएम में बढ़कर 542 हो गई है। यानी कंपनी की जो इनकम है उसमें आपको एक लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। यदि नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट एक समय पर कंपनी का बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा था, लेकिन दोस्तों अभी कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक गिरावट देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 61 करोड़ तक पहुंच गया था, उसके बाद ये 32 करोड़ अभी, और अभी टीटीएम में 23 करोड़ है। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा था। तो अभी कंपनी को जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो इसके मार्जिन में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी का जो इनकम है वो अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों जब आप इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल अभी तक जो देखने को मिला है वो यही मिला है कि कंपनी का जो इनकम है वो अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी में मार्जिन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 499 करोड़ का रिजर्व है और रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। बोरिंग की बात की जाए तो उसके सापेक्ष बोरिंग सिर्फ और सिर्फ 59 करोड़ के आसपास बोरिंग देखने को मिल रही है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर कि अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 72.50% का स्टेक है, एफआई के पास 0.61% का स्टेक है और अभी यहाँ पर एफआई ने हल्की सी बाइंग की है। डीआई के स्टेक की बात की जाए तो एक क्वार्टर पहले 1.69 था, जो कि बढ़कर 1.71% देखने को मिल रहा है। और यदि पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक 25.22% से घटकर 25.18% देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यदि आप प्रमोटर में देखेंगे तो प्रमोटर में भी आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे। पहला नाम है हरदीप सिंह, जिनके पास 42.73% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप इस नाम को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी ज़रूरत आपको आगे भी लगने वाली है। इसके अलावा सुरमीत कौर हैं, इनके पास 29.6% का स्टेक है। ओवरऑल बात की जाए दोस्तों तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो प्रमोटर ने बाइंग ही की है। इसमें लॉन्ग टर्म में भी कोई प्रमोटर के द्वारा सेलिंग नहीं की गई है और जो यहाँ पर चेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं वो भी पॉजिटिव चेंज ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात की जाए तो उनकी संख्या लगातार घट रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक दिन पहले की न्यूज़ है, ठीक है, एक दिन पहले की न्यूज़ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर हैं उससे पहले दोस्तों आप 26 मार्च की न्यूज़ देखिए। यहाँ पर प्रमोटर के पास प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है और नाम क्या है, हरदीप सिंह के द्वारा यहाँ पर 10,100 शेयर, जो कि होता है 0.0131% बाई किया गया है और अब इनका स्टेक बढ़कर 42.7458% देखने को मिल रहा है। और एक दिन पहले भी यहाँ पर प्रमोटर जो कि हरदीप सिंह हैं, इन्होंने 30,000 शेयर फिर से बाइंग किया है और अब यहाँ पर इनका स्टेक 42.78% देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर प्रमोटर लगातार बाइंग कर रहे हैं, यानी कंपनी में कुछ आने वाले समय में कुछ बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।